हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज से मैं शुरू करने वाली हूं आपके लिए आपके इंग्लिश सिलेबस गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इस नॉवेल को डिस्कस करने के टाइम पर जो भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगी उसमें हमारा जो मेन फोकस है वो ये होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इतने सालों से पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को जो आप गेस्ट पेपर से पढ़ते हो और उसमें जो उल्टे सीधे जवाब लिखे रहते हैं, कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता या फिर गलत वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो उन सारी चीजों से आपको बचाने के लिए आप अगर इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हो तो उसे बेकार ना मानते हुए अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी सीखो उसको अच्छे से पढ़ो। और चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में, आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। आप सिर्फ इस वीडियो को देखकर जाकर एग्जाम में आंसर्स लिख पाओगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जिस नॉवल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये लिखा गया है अरुंधति रॉय के द्वारा। तो अब अरुंधति रॉय के बारे में तो आपको पता ही होगा कि काफी सेलिब्रेटेड, मॉडर्न टाइम्स की काफी सेलिब्रेटेड राइटर है और इस बुक ने, उनके इस नॉवेल ने बुकर प्राइज भी जीता था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसे आपके सिलेबस का पार्ट बनाया गया है। तो अब इस नॉवेल को समझने की कोशिश करते हैं। अब स्टोरी के पूरे प्लॉट लाइन को या समरी को डिस्कस करने के पहले हम लोग उसके मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानने के लिए, जो जो इस स्टोरी में अहम भूमिका निभाते हैं, तो उनके बारे में जानने के लिए पहले जिस फैमिली की ये स्टोरी है उस फैमिली की फैमिली ट्री देख लेते हैं। फैमिली ट्री तो आपको समझ में आता ही होगा कि एक फैमिली में कितने लोग हैं और किस किस तरह से कौन किसका क्या लगता है, किसके क्या रिलेशन में आता है, इस चीज को देख लेते हैं। तो फैमिली में एक है बेबी कोचम्मा, उनके भाई हैं पापाची। तो बेबी कोचम्मा का असली नाम है नवोमी इपे और पापाची जो है वो उनका नाम है श्री बेनानन जॉन इपे। और पापाची की शादी हुई है मामाची से और मामाची का नाम है सोशम्मा इपे। तो ये जो स्टोरी है ये केरला के बैकड्रॉप में है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखो, इसलिए आपको ऐसे ऐसे नाम सुनने को मिल रहे हैं। और ये क्रिश्चियन फैमिली की स्टोरी है। फिर आगे देखते हैं फैमिली ट्री में। तो पापाची और मामाची से जो बच्चे पैदा होते हैं वो है अम्मू और चाकू। अम्मू शादी करती है बाबा से और चाकू जो है वो शादी करते हैं मार्गरेट। अब अम्मू और बाबा के दो ट्विंस बच्चे हैं, राहेल और स्थापन। जो एस्था एस्था इस स्टोरी में बार बार आपको नाम मिलेगा। और चाकू और मार्गरेट के बच्ची है सोफी मॉल। फिर बाद में स्टोरी में हमें देखने को मिलेगा कि मार्गरेट जो है वो जो से शादी कर लेती है, चाकू को छोड़कर जो से शादी कर लेती है। अब फैमिली ट्री हमने देख ली, कौन कौन मेन कैरेक्टर्स है इस स्टोरी में और कौन किसका क्या रिश्ते में लगता है। अब इन सबको छोड़कर एक और जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का वो है विलाथा, जो कि इनका सर्वेंट है और वो एक कंप्लीटली लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाला पर्सन है। तो अब आपस में इनके रिश्ते कैसे हैं ये स्टोरी आपको मेनली यही बताती है। और इनके रिश्तों के थ्रू जो स्टोरी बिल्डअप होता है वो स्टोरी आपको 60s के टाइम पर, 70s के टाइम पर जो इंडिया में जैसे सोसाइटी थी उसका एक पिक्चर पेश करेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मेन कैरेक्टर्स में हमने सबसे पहले देखा था बेबी कोचम्मा को। तो ये कौन है? ये सिस्टर है पापा जी की और ये फैमिली की हेड है। इनका नाम है नवमी इपे और इनको कोचम्मा लोग रिस्पेक्ट से बुलाते हैं। अब इनके कैरेक्टर में क्या फ्लॉ है या इनके किस कैरेक्टर के एस्पेक्ट को हाईलाइट किया गया स्टोरी में, वो ये है कि ये लोगों को मैनिपुलेट करती है। अपने सुपीरियोरिटी को, अपने फैमिली रेपुटेशन को बचाने के लिए ये लोगों को मैनिपुलेट करती हैं, सिचुएशंस को मैनिपुलेट करती है। ठीक है, उसके बाद है पापाची। ये अम्मू के पापा हैं और बेबी कोचम्मा के भाई हैं। राहेल एस्था, जो स्टोरी जिनके पर्सपेक्टिव से आप देखोगे कि लिखी गई है, उनके ये ग्रैंडफादर। तो ये एक टाइम पर कीड़ों मकोड़ों की स्टडी करते थे और इन्होंने एक नए तरह का मॉथ खोजा था। मॉथ क्या है? रात के टाइम पर, शाम के टाइम पर जो आप बटरफ्लाई देखते हो अपने घरों के अंदर, जो कलरफुल ना होकर ब्राउन कलर का होता है, उसे हम मॉथ कहते हैं। तो ये उनकी स्टडीज करते हैं और एक नया मॉथ का स्पीशीज ढूंढते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन्हें कभी भी उसका क्रेडिट नहीं देती है। फिर आती है मामाची। मामाची जो है वो पापाची की वाइफ है और राहल और आस्था की नानी है। उन्होंने फैमिली पिकल बिजनेस पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व्स को खोला था या शुरू किया था और ये भी अपने फैमिली नाम को, फैमिली के रेपुटेशन को बचाने में विश्वास रखती है। अब इसके बाद आती है पापाची और मामाची की बेटी अम्मू। अम्मू जो है वो राहल और आस्था की माँ है और वो अपने पूरे लाइफ, जिस घर की, जिस जगह की हम लोग बात करेंगे केरला की, वहां पर रही है, वहां सारी लाइफ उन्होंने वहां बिताई है और बाबा से इन्होंने शादी की थी। और इन्हें जो सोशल, उस टाइम का जो सोशल कास्ट स्ट्रक्चर है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ ज्यादा
इंटरेस्ट नहीं है, और इनका जो अफेयर है वो घर के जो सर्वेंट है वेलुथा उनके साथ। ठीक है, अब इसके बाद आता है राहेल। राहेल जो है वो अमू की बेटी है, और ये पूरे नॉवेल की मेन प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है, या जो सबसे मेन फ्रंट लाइन कैरेक्टर है, वो है राहेल। इसके पर्सपेक्टिव से ही स्टोरी को लिखा गया है, और इसके पर्सपेक्टिव से ही हम अलग अलग सिचुएशंस के, इन सारे लोगों के जिनकी हम बात करें उनके लाइफ में क्या सिचुएशंस चल रहे हैं, उनको जानते हैं नॉवेल में। उसके बाद है एस्था। एस्था जो है वो ट्विन ब्रदर है राहेल का, और अमू का बेटा है नेचुरली। अब ये सेकेंडरी प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर हम इस स्टोरी में देखेंगे कि राहेल और एस्था जो है वो बहुत क्लोज है, एक दूसरे को दो लोग ना मारकर एक ही आइडेंटिटी मानते हैं अपना। और एस्था जो है वो काफी केयरिंग है राहेल की तरफ। उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर है वो है सोफी मॉल का। ये एस्था और राहेल की कजिन है। ये जो इनके अंकल है चाको, उनकी बेटी। और जो पूरा स्टोरी है ये फिर आपको स्टोरी में सोफी मॉल का जो डेथ हो जाता है उसके अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती हुई मिलेगी। उसके बाद है वेलुथा। ये पिकल फैक्ट्री में काम करता है, लोअर क्लास का है। लोअर क्लास और कास्ट दोनों का ही है, और अम्मू के साथ इसके अफेयर। और इस अफेयर को बेबी कोचम्मा जो है, घर की जो हेड है, फीमेल हेड, वो पसंद नहीं करती है, और अम्मू की जो माँ है मामाची, वो भी पसंद नहीं करती है। ठीक है, तो वेलुथा के भी चारों तरफ, कैरेक्टर के चारों तरफ पूरी स्टोरी को इस तरह से बुना गया है, जो कि ये दिखाता है कि किस तरह से अनटचेबिलिटी इंडियन सोसाइटी का हिस्सा थी जब उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर भी अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का मतलब, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वहां पर हमें बताता है कि कोई भी इंसान पूरे इंडिया में अनटचेबिलिटी को, मतलब छुआछूत को प्रैक्टिस नहीं करेगा। कोई भी लोअर कास्ट अपर कास्ट नहीं है हमारे कंट्री में, सब किसी के लिए समानता का अधिकार है। तो ये सब कुछ होने के बाद भी, इंडिपेंडेंस के इतने सालों के बाद भी, 70s की लेट 60s की स्टोरी है, वहां पर इतने सालों के बाद भी अभी तक लोग अनटचेबिलिटी को केरला में मान रहे हैं, और उसकी वजह से वेलुथा के साथ कैसा सलूक होता है ये भी हमें स्टोरी में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोरी के बैकड्रॉप की। ये जो नॉवेल है ये किस प्लेस, सिचुएशन, टाइम के बारे में बताता है, इसकी बात करते हैं। तो पहले प्लेस की बात करते हैं, कहाँ पे, किस सेटिंग की बात करता है ये। तो ये बात करता है, ये जो स्टोरी है ये दिखाई जा रही है कि ये केरला के आईएमएनएम टाउन में हो रहा है। ठीक है, वहां पर जितने भी स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं वो लोग एक ओल्ड हाउस में रहते हैं जो कि हिल टॉप पर है, और उनके हाउस के पास एक रिवर है, और ये रिवर एक हिस्ट्री हाउस को लीड करता है जो कि लोगों के छुपने की जगह जैसा है, मतलब एक पुराना शायद खंडर जैसा घर हो जहां पर लोग जाकर छुपते हो, स्पेशली जो ट्विंस हैं एस्था और राहेल, और उनका जो नौकर है वेलुथा। अब ये जो केरला का टाउन है, यहाँ पर जो कल्चर है वो बिल्कुल ही मिक्स्ड है। ठीक है, आप याद रखिए कि हम लोग क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर चर्चेज में महाभारत का भी परफॉर्मेंस दिखाया जाता है, और मतलब इंडियन कल्चर जो है वो बिल्कुल ही सोसाइटी से कंप्लीटली इंटरमिक्स्ड है, घुला मिला हुआ है। और ये सिर्फ इस नॉवेल की बात नहीं है, अभी भी अगर आप केरला जाते हो और केरला में अगर घूमते हो तो वहां पर आप अगर चर्च में जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप मंदिर के अंदर जा रहे हो। वहां का सारा पूजा करने का प्रोसेस एंड एवरीथिंग आपको पूरा हिंदुइज्म से सेम मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज को हाईलाइट कर रहा है ये स्टोरी भी। अब हम लोग बात करते हैं किस टाइम पीरियड में और किस पॉलिटिकल बैकड्रॉप में स्टोरी को सेट किया गया है। तो ये जो स्टोरी है ये 1969 से लेकर 1993 के टाइम के केरला के बारे में दिखा रहा है। क्लास स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे दिख रहा है, ये दिख रहा है जो मामाची के पिकल कंपनी का जो पूरा कंट्रोवर्सी है उसके थ्रू दिखाया गया है। फिर वेलुथा जो कि बहुत लोएस्ट सोशल कास्ट का और क्लास का इंसान है, उसे एज अ नौकर हायर किया जाता है उसके फैमिली को। मामाची का फैमिली जो है वो सोसाइटी में अपर क्लास में है, अपर कास्ट में है, उसका लिए रिस्पेक्ट अलग है। और वेलुथा के लिए जो लोगों का हेटरेड है, डिसलाइक है, वो बहुत एविडेंटली आपको मिलेगा पूरे स्टोरी में। अब जिस तरह से वेलुथा के साथ सलूक होता है और उसे मार दिया जाता है, ये सारी चीजें भी हाईलाइट करती हैं कि उस टाइम का इंडिया का सेटअप या कास्ट सिस्टम का होल्ड इंडिया पर कितना ज्यादा था। दूसरा जो पॉलिटिकल बैकड्रॉप है स्टोरी में वो ये है कि कम्युनिस्ट का होल्ड, कम्युनिज्म जो फिलॉसफी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, उसका होल्ड कितना ज्यादा था केरला में। कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह से हर चीजों को टेक ओवर कर रही थी, और वो बार बार इलेक्शंस जीत रही थी। ठीक है, तो जो 60s का टाइम है उसे कम्युनिज्म के राइज का टाइम माना जाता है इंडिया में। इस बात को आप ध्यान में रखो। तो कम्युनिज्म, कास्ट सिस्टम, लोअर अपर क्लास के बीच का डिफरेंस,
और इसको लेकर लोगों के मन में एक दूसरे के लिए क्या भावनाएं रहती हैं, कैसे लोग एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, ये सारी चीजें स्टोरी की मेन हाइलाइट्स होंगी। अब हम बात करते हैं स्टोरी के मेन प्लॉट की। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में ये कोशिश की है कि आपके लिए जो भी एग्जाम में काम आने वाला है, जिसको भी यूज करके आप आंसर लिखोगे, वो सारी चीजें मैंने आपको स्लाइड्स में लिख कर दे दी है, और इसको मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको समझने में कहीं पर भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर हम लोग स्टोरी लाइन की बात करें। ठीक है, पूरी स्टोरी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, वो आपको नेट पर कहीं पर भी आराम से मिल जाएगा। अगर आप चैप्टर वाइज समरी चाहते हो तो वो भी है नेट पे अवेलेबल, आप देख सकते हो। मैं आपको सिर्फ मेन प्लॉट समझा रही हूँ, जिसको आप जाकर एग्जाम में लिखोगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है, उसका आंसर कंटिन्यू करोगे। तो ये जो स्टोरी है वो शुरू होता है राहेल के पर्सपेक्टिव से। 31 ईयर की राहेल हो गई है, और वो डाइवोर्स लेकर फिर से वापस अपने घर आती है, केरला में जिस टाउन में वो लोग रहते हैं वहां पर। और पूरी स्टोरी में उसके फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, उसका चाइल्डहुड कितना ड्रामेटिक था, कैसे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले इवेंट्स हुए हैं उसके चाइल्डहुड में। ये सारी चीजें उसमें स्टोरी में फ्लैशबैक्स के थ्रू आपको बताई जाएगी। उसके बाद पूरे स्टोरी में, पूरे नॉवेल में ये दिखाया गया है कि राहेल का जो बचपन है वो कितना पेनफुल था, क्या क्या उसे बर्दाश्त करना पड़ा, क्या क्या झेलना पड़ा, किस किस तरह के इवेंट्स उसने देखे हैं अपने लाइफ में, जिसकी वजह से उसका प्रेजेंट जो लाइफ है वो किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है। अब राहेल जो है वो अपने ट्विन ब्रदर एस्था से बहुत ज्यादा क्लोज है। दोनों एक दूसरे से इतने ज्यादा क्लोज हैं कि वो एक दूसरे को अस या वी रेफर करते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे को एक दूसरे से अलग नहीं समझते हैं, बहुत ही क्लोज हैं। और ये दोनों कितना क्लोज हैं, ये स्टोरी जब आप पढ़ोगे तो वो दिखाया जाता है कि जब एस्था को सेक्सुअली मॉलेस्ट किया जाता है एक मूवी थिएटर में, जब पूरी फैमिली सोफी मॉल, उनके कजन जो चाकू की बेटी है, उसे रिसीव करने जा रही है, उस टाइम पे एस्था का मॉलेस्टेशन होता है। तो जो राहेल है वो कितनी ज्यादा उससे प्रभावित है, कितना ज्यादा उसको भी पेन हो रहा है एस्था के दुख से, ये सारी चीजें दिखाता है कि दोनों जो ट्विन्स हैं वो आपस में कितने ज्यादा नजदीक। अब पूरे स्टोरी का जो बैकड्रॉप है वो ये दिखाया गया कि जो दोनों ट्विन्स जो हैं वो कैसे टाइम में बड़े हो रहे हैं, वो वैसे इंडिया में बड़े हो रहे हैं जहाँ पे कास्ट सिस्टम का होल्ड बहुत ज्यादा है, और कम्युनिज्म जो है, जो कम्युनिज्म पॉलिटिकल फिलोसफी आइडियोलॉजी की मैंने अभी आपको बात की, वो सारी चीजें सोसाइटी पर बहुत ज्यादा हावी हैं और लोगों के माइंडसेट पर बहुत ज्यादा हावी हैं। अब ये जो दोनों बच्चे हैं ये इसको नहीं समझ पाते। ठीक है, ये जब बड़े हो गए हैं और स्टोरी बता रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव से, तब वो अपने लाइफ में बचपन में होने वाले इवेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये एक्चुअली में छोटे थे और इन्होंने ये सारे इवेंट्स को जब फेस किया, तब उन्हें कास्ट सिस्टम और कम्युनिज्म ये सब क्या है, क्यों लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, इन सब की वजह से ये सारी चीजें समझ में नहीं आती थी। और वेलुथा जो उनका नौकर था, उसको वो लोग बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उसे अपना फ्रेंड समझते थे। लेकिन जो बाकी जो लोग थे, बाकी जो सोसाइटी के लोग हैं, उनकी फैमिली के लोग हैं, वो वेलुथा को एक अनटचेबल की तरह, जैसे एक लोअर कास्ट का इंसान जिससे कोई मिलना नहीं चाहता, अपने बराबर में उसको नहीं रखता है, वैसे बिहेव करते हैं। आगे की कहानी में आपको ये दिखाया गया है कि जो बच्चे हैं वो अपने घर में कंप्लीटली लव नहीं फील करते हैं। ठीक है, वो अपने घर से, अपने रिलेटिव से, पेरेंट्स से भाग जाना चाहते हैं, दूर भाग जाना चाहते हैं। और जिसके लिए वो लोग क्या करते हैं, उन्हें एक बोट मिलता है, उसको वो ठीक करते हैं, और उनके घर के पास जो नदी है उसमें वो बोट के थ्रू वहां से भागना चाहते हैं। तो वहां पर उनका एक हिस्ट्री हाउस है, एक ओल्ड अबांडेंड, मतलब जहां पर कोई भी नहीं रहता हो, जिसको सबने छोड़ दिया हो, वैसा एक घर है जहां पर वो लोग जाकर अक्सर छुपते हैं। और यही घर वो जगह है जहां पर जो वेलुथा है, जो सर्वेंट है, वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए जाता है, स्पेशली जब उसे अम्मू के साथ अलोन टाइम, अपना अकेले का टाइम चाहिए होता है। अब जैसे ही चिल्ड्रन जो है वो बोट के साथ भाग रहे हैं, बोट में भाग रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा लकड़ी का लॉग आकर उन्हें गिरा देता है। ठीक है, उनका बोट जो है वो पानी में गिर जाता है, और एस्था और राहेल किसी भी तरह से अपने आप को तैर कर बचा लेते हैं, लेकिन जो सोफी मॉल है वो डूब जाती है। अब इसी टाइम पर मामाची को पता चल जाता है कि अम्मू का अफेयर है वेलुथा के साथ, जो कि फैमिली के रेपुटेशन को खराब कर देगा। क्यों खराब कर देगा? क्योंकि एक अपर कास्ट, अपर क्लास की लेडी का अफेयर एक अनटचेबल नौकर के साथ नहीं हो सकता, ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। अब पूरी फैमिली मिलकर वेलुथा को डराती धमकाती है, और पुलिस की मदद से उसे मरवा देती है, अपने लाइफ से कंप्लीटली उसका अस्तित्व हटा देती है। अब राहेल और एस्था जो है, उन्हें ऐसा फील होता है कि सोफी मॉल का मर्डर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या उनकी वजह से ही सोफी मॉल मर गई। वो लोग, उन्होंने कुछ नहीं किया सोफी मॉल को बचाने के लिए। और तब वो क्या करते हैं, अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए और अपनी माँ को पुलिस से बचाने के लिए वो वेलुथा के खिलाफ झूठी गवाही देते हैं। अब स्टोरी के शुरुआत में आपको पता चला है
कि वेलुथा से जो बच्चे थे वो काफी करीब थे, उसे अपना फ्रेंड मानते थे और खेलते कूदते थे उसके साथ में। लेकिन फिर भी जब उनकी अपने प्रोटेक्शन की बात आती है, जब उन्हें अपने माँ को और अपने आप को बचाना होता है, तो वो वेलुथा के खिलाफ झूठी गवाही दे देते हैं। अब इसके बाद जब वेलुथा मर जाता है पुलिस लॉकअप में, तो अम्मू जो है वो एस्था और राहेल को अलग अलग जगह स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देती है। राहेल जो है वो पूरे स्कूल की लाइफ में जब जिस टाइम वो बड़ी हो रही है, वो स्ट्रगल करते रहती है। ठीक है, स्कूल में कभी भी वो खुश नहीं रह पाती, एडजस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो अपने ब्रदर और मदर के साथ में नहीं है, उन लोगों को, अपने परिवार के साथ में नहीं है और उन लोगों को मिस करती है। और फिर जो प्रेजेंट टाइम में जब स्टोरी आता है नॉवल में, तो वहां पर दिखाया जाता है कि राहेल जो है वो बड़ी हो चुकी है, उसने शादी भी कर ली थी, अब वो डिवोर्स भी लेकर फिर अपने घर वापस आ रही है, और यहाँ पर वो अपने ब्रदर के साथ 20 साल के बाद रीयूनाइट हो रही है। और वो लोग किस तरह से अपने पास्ट लाइफ को, अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को, उसी घर में जितनी सारी घटनाएं हुई हैं उनको याद कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो पूरी स्टोरी है इसी पैरामीटर्स पे घूमती हुई आपको मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप पूरा चैप्टर वाइज समरी चाहते हो तो बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे। जनरली आप इंटरनेट पे भी जाकर सर्च कर सकते हो, जहां पर आपको स्टोरी चैप्टर वाइज समरी में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस वीडियो में मेरा मेन कंसर्न है आपको आंसर लिखना सिखाना, और जो क्वेश्चंस रिपीटेडली एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं उनका आंसर प्रोवाइड करना। तो अभी तक हमने बात कर ली स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में, स्टोरी का बैकड्रॉप क्या है, किस प्लेस और टाइम पर सेटअप किया गया है उसको, ठीक है, किस हिस्टोरिकल बैकड्रॉप में उसे लिखा गया है। उसके बाद हमने मेन प्लॉट को भी डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं स्टोरी के नरेटिव टेक्निक को। जिस तरह से ऑथर ने स्टोरी को लिखा है उसमें कौन कौन से नरेटिव टेक्निक यूज किए गए हैं। नरेटिव टेक्निक क्या है? नरेशन का मतलब जो आप बोल रहे हो या लिख रहे हो। तो नरेशन करने का क्या क्या स्टाइल है इस नॉवेल में, उसको डिस्कस करते हैं। तो मेनली यहाँ पर 3 नैरेटिव टेक्निक्स हैं इस नॉवेल में। पहला है मिमेटिक, जहां पर लाइफ को आर्ट और लिटरेचर के फॉर्म में इमिटेट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सबकी लाइफ की ही बात हो रही है, हमने देखा अभी स्टोरी के प्लॉट में राहेल और एस्था की लाइफ, अमू और वेलुथा की लाइफ, और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या उनके जो मम्मी पापा हैं उनकी लाइफ। ठीक है, हर कोई अपने लाइफ में इसी परेशानी में फंसा हुआ है कि वो जो पर्सनली फील करते हैं और सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल है उसमें कितना बड़ा गैप है या कितना बड़ा chasm है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस फर्स्ट नैरेटिव टेक्निक की बात करते हैं। तो जो सबसे पहला सिग्निफिकेंट टेक्निक जो आपको प्रोमिनेंटली पूरे नॉवल में देखने को मिलेगा वो है फ्लैशबैक्स का। ठीक है, किसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टोरी नहीं चलती है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले बचपन है, फिर बचपन के बाद उनके बड़े होने की कहानी है, फिर शादी की कहानी, ऐसा नहीं है। पास्ट प्रेजेंट के बीच में स्टोरी जो है वो स्विच होते रहता है। उसके बाद जो है बुक स्टार्ट होता है इसी नोट पे कि एस्था और राहेल जो है वो इतने सालों के बाद फिर से मिल रहे हैं, बचपन के बाद फिर से मिल रहे हैं उसी घर में जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया है। ये उनके फ्रेंडशिप को, उनके क्लोजनेस को फिर से स्टार्ट कर रहा है, और फिर तुरंत स्टोरी जो है वो फ्लैशबैक में उनके चाइल्डहुड पे चली जाती है। तो फ्लैशबैक से क्या होता है कि जो नॉवेल का सर्टेन पार्ट्स है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसको हाईलाइट किया जाता है, और उसकी वजह से, उन पास्ट इवेंट की वजह से प्रेजेंट में क्या इफेक्ट हो रहा है या वो कैसे प्रेजेंट इवेंट से कनेक्टेड है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हाईलाइट होता है। फिर स्टार्ट होता है नॉवेल रहल और ईस्था के रीयूनाइटिंग से, और एंड होता है उनके इंसेस्ट। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे उनका सेपरेट होना और फिर मिलना, और उनके पास्ट में कैसे उनका रिलेशनशिप था, उससे उनका प्रेजेंट का रिलेशनशिप किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। फ्लैशबैक से क्या होता है? फ्लैशबैक से जो इवेंट्स हैं वो तो डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, आगे पीछे चल रहे हैं। लेकिन इससे क्या है, ईच इवेंट को आप पास्ट से प्रेजेंट को कनेक्ट कर सकते हो उसी टाइम पर। ठीक है, आपको बुक में फिर से पीछे जाके स्टोरी को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पास्ट में क्या इवेंट हुआ, उसकी वजह से प्रेजेंट में क्या इफेक्ट हो रहा है, या प्रेजेंट का इवेंट किस तरह से पास्ट के इवेंट से कनेक्टेड है, ये आप वहीं पर इंस्टेंटली पता कर सकते हो। तो ये जो है ये एक इंटरटेनिंग स्टाइल है, ये एक नया स्टाइल है। जिस टाइम पे ये बुक लिखा गया था उस टाइम के लिए ये एक नया स्टाइल था, जिससे कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया जाता है और लोगों को स्टोरी में इन्वॉल्व किया जाता है, रीडर्स को स्टोरी में इन्वॉल्व किया जाता है। अब जो दूसरा टेक्निक है वो है डायजेटिक। ये है टेलिंग ऑफ द स्टोरी बाय अ नरेटर। नरेटर जो है वो स्टोरी को बता रहा है, ठीक है, मतलब कोई एक इंसान है वो आपको कहानी सुना रहा है। ठीक है, इस तरह से पूरे नॉवेल को लिखा गया है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन में लिखा गया है। ठीक है,
फर्स्ट पर्सन आई करके नॉवेल नहीं शुरू हुआ है, थर्ड पर्सन से शुरू हुआ है, जिसमें एक आउटसाइडर का पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी इवेंट्स चल रहे हैं नॉवेल में, उसमें एक आउटसाइडर का क्या क्या पर्सपेक्टिव है उसके थ्रू पूरे बुक को लिखा गया या पूरे स्टोरी को बताया जा रहा है आपको। लेकिन बीच बीच में इसमें बहुत सारे ऐसे भी पार्ट्स आपको मिलेंगे जहां पर रहल अपना खुद का एक्सपीरियंस या खुद उसने जो फील किया है वो बता रही है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ये जो दोनों टेक्निक्स यूज किए गए, पहले थर्ड पर्सन में नरेशन करना और उसके बाद रहल के पर्सपेक्टिव से स्टोरी को बताना, ये दोनों चीजें जो साथ साथ में यूज की गई हैं, इससे जो बुक का जो मेजर थीम्स है उसको इलस्ट्रेट करने की, उसके सिग्निफिकेंस को बताने की कोशिश कर रही है अरुंधति रॉय। ट्विंस की लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो सब उस रहल के थ्रू, रहल का जो एक्सपीरियंस है उसके थ्रू बताया जा रहा है, और वो खुद ही नॉवेलिस्ट भी है। वही जो है वो स्टोरी को शुरू कर रही है और वही जो है वो स्टोरी को एंड कर रही है। जो थर्ड टेक्निक अरुंधति रॉय ने इस स्टोरी में या इस नॉवेल में यूज की है वो है पैरेललिज्म। ठीक है, पैरेललिज्म के थ्रू जो ऑथर है वो हमें बता रही है कि किस तरह से जो ट्रैजिक इवेंट्स है इस स्टोरी के, जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनके लाइफ में जितना भी ट्रैजिक इवेंट्स है, जितनी ट्रेजेडी है, जितने दुख हैं, वो किस तरह से लोगों के साथ रिलेशनशिप की वजह से और प्यार के या तो सक्सेसफुल होने की वजह से या फेलियर होने की वजह से उनके लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम्स है, इतने सारे दुख हैं। ठीक है, अब वो इस चीज को कैसे हाईलाइट करती हैं, तो जगह जगह पे उन्होंने राहेल को जो कि बेटी है और अम्मू जो कि माँ है, दोनों को कंपेयर किया है। ठीक है, उनके लाइफ को कंपेयर किया है, उनके कैरेक्टर्स को, सिमिलैरिटीज को और डिफरेंसेस को दिखाया है। ठीक है, जैसे अम्मू का जो इलीगल रिलेशनशिप है विथ वेलुस था, उसके बाद राहल का भी वैसा ही रिलेशनशिप होता है अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ, जो कि पूरा नहीं हो पाता। तो दोनों के केस में उनका जो लव रिलेशनशिप है वो पूरा नहीं हो पाता है। फिर अम्मू जो है वो अब्यूज फेस करती है अपने बचपन में और वो बाबा से डिवोर्स हो जाती है, डिवोर्स ले लेती है। यही होता है रहल के साथ, वो उससे भी बचपन में अपने आप को खुद ही संभालना पड़ता है, वो सिर्फ अपने भाई से क्लोज है, पेरेंट्स से उसे किसी भी तरह का प्यार फील नहीं होता। बड़े होकर भी उसका भी डिवोर्स हो जाता है और वो फिर वापस अपने घर लौट आती है। तो ये 3 नैरेटिव टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू इस स्टोरी को रीडर्स तक पहुंचाया जा रहा है। तो अभी इस वीडियो में हमने जो प्लॉट लाइन है और स्टोरी का जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आप किसी भी आंसर में आपको इंक्लूड करना होगा, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है, उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो इसी वीडियो का आप सेकंड पार्ट देखो जहां पर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और आई होप आपको समझ आ रहा होगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो आराम से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नए से नए लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। और कोई भी आप किसी भी सब्जेक्ट पे किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप उस चैप्टर का नाम और उसके राइटर का नाम वो मुझे कमेंट में लिखकर मैसेज करो, मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।